हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मैन या अल्तमस। गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन ये रहा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। मीन्स कि हमें क्वेश्चन को देख के पहचानना कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल की कैटेगरी हमने एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 एंड 4 में पहले ही डिस्कस कर लिए। तो आइए हम लोग उसी चीज़ को और आगे लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है 2 माइनस रूट का 5। ठीक है, 2 तो अपने आप में हमें पता है कि ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है और रूट 5 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। जो भी हर वो नंबर जो रूट का हो और जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट बाहर नहीं आ पाती है वो अपने आप में इरेशनल होता है। तो अगर इसकी कैटेगरी पूछता है कि ये अपने आप में रैशनल है या इरेशनल है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये पूरी की पूरी कैटेगरी अपने आप में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलता है 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट के बाद है रूट में 23। अगर मैं इसके बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करूँ तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। दैट मीन्स 3 प्लस रूट 23 और माइनस का रूट का 23। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से एग्जैक्ट आंसर जो आएगा 3, और 3 अपने आप में क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये अपने आप में क्या है, एक रैशनल नंबर है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। और 3 अपने आप में, इसका आंसर जो 3 आया था, ये 3 अपने आप में रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम लोग 3 को हम लोग 3/1 के फेज में लिखा जा सकता है और हर वो नंबर जो जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो अपने आप में एक रैशनल नंबर है। ये हम सभी को पता है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोलता है 2√7 अपॉन में 7√7 है। अगर मैं इसको अगर सॉल्व करने जाऊँ तो ये √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 2/7। अगर मैं इस 2/7 को फर्दर अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, डेसिमल यहाँ पे लगेगा, एक ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। 7 2 जा 14, यहाँ से आया 6, अपने से हम एक ज़ीरो हम लोग लगा सकते हैं। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, यहाँ पे आया 4, अपने से हम लोग जीरो लगा सकते हैं। 7 5 जा 35, यहाँ पे आया 5, अपने से हम लोग जीरो से लगा सकते हैं। 7 7 जा 49, यहाँ पे आया 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आया 1, अपने से हम लोग जीरो लगा सकते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 आएगा, अपने से हम लोग जीरो लगा सकते हैं। 7 4 जा 28, यहाँ पे आया 2। फाइनली फिर से हमको 2 दिख गया। ठीक है, तो जनरली हम इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हैं 0.285714। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो फिर से यही आंसर रिपीट कर जाएगा 285714। इसका मतलब ये है कि हर वो नंबर जो रिपीट कर जाती है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखा जा सकता है रैकरिंग लगा के, और हर वो नंबर जो रैकरिंग फॉर्म में लिखा जा सकता है वो अपने आप में क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं वो अपने आप में एक रैशनल नंबर होता है। इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दिस इज इरेशनल, सॉरी दिस इज रैशनल नंबर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 1/√2। 1/√2 है, मैं इसको अगर चाहूँ तो रैशनलाइज कर सकता हूँ। रैशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर में तुमको मिलेगा √2, नीचे मिल गया हमको 2। √2 अपने आप में क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, और किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो उसका आएगा वो इरेशनल नंबर के ही फॉर्म में आएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 पाई, 2 के साथ पाई लगा हुआ है और हमको पता है कि पाई की वैल्यू हमेशा एक इरेशनल फॉर्म को डिनोट करती है। तो हम लोग 2 इंटू पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 समथिंग, जो इस टाइप से अगर हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करना जाएंगे तो हमारा आंसर एक इरेशनल फॉर्मेट में आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 2 पाई अपने आप में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, जबकि क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने आप में एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने आप में एक रैशनल नंबर आई। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में इरेशनल हुई, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपने आप में एक इरेशनल नंबर को फॉर्म करता है। हम लोगों ने इसको सीख लिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखे हैं तो उसको हम लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है 3 + √3, और दूसरा ब्रैकेट में दे रखा है 2 + √2। ठीक है, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 √2
और प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2√3, और इसका मल्टीप्लाई इन जस्ट लास्ट वाले से करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 3 2 6। ठीक है, अब इसके बाद तो हमें नहीं लगता कि कोई नंबर किसी के साथ सॉल्व होगा। फाइनली यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है 3 + √3 एंड सेकंड ब्रैकेट में 3 - √3। अगर हम लोग देख लें तो ये एक फॉर्मूले को भी ये डिनोट करता है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b। फॉर्मूला किसका होता है, जैसे मैंने बोल दिया किसी ब्रैकेट में a + b है और एक सेकंड ब्रैकेट में हमारा क्या है a - b, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे भी सॉल्व हो रहा है, ये दिस इज़ a + b एंड a - b, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं a² - b²। और यहाँ पे a जो होगा वो 3 को बोल सकते हैं हम लोग, और b जो बोलते हैं इसको 5 को बोल सकते हैं, सॉरी b जो बोल सकते हैं हम लोग इस √3 को बोल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे अगर इसको आइडेंटिटी बेसिस में लेके जाना चाहेंगे तो a² - b² दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 - 3 = 6 एंड 6 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √5 + √2 का होल स्क्वायर, और हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो लेके जा सकते हैं a + b के होल स्क्वायर में। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, तो हम लोग a की जगह √5 मान सकते हैं और b की जगह √2 ले सकते हैं। ठीक है, आइए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 2 × √5 × √2। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं √5 का स्क्वायर अगर कर लिया तो √5 × √5 दैट मीन्स 5 प्लस और √2 का स्क्वायर कर दिया तो आंसर आ गया 2, और प्लस 2ab दैट मीन्स 2 × √5 में √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा √10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2√10। और फर्दर अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये 5 + 2 दिस इज 7 प्लस 2√10, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √5 - √2 एंड √5 + √2। हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ a - b एंड a + b। हमने इस फॉर्मूले को पहले ही डिस्कस कर लिया है a² - b²। कभी भी कोई भी फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होगा a² - b² का, तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं a + b एंड a - b। और इस फॉर्मूले में हमारा a - b और a + b के सीक्वेंस को दे रखा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ a² - b²। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी √5 एंड b की वैल्यू हो जाएगी √2। तो a² - b² दिस इज -5 - 2 और आंसर हो जाएगा हमारा 3। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं डायरेक्टली। √5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आंसर कितना आया 5। √5 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा प्लस का √10। फिर इस √2 का 5 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन माइनस के केस में तो हम लोग बोल देंगे माइनस का √10, और इस √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये देखते हैं ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज़ 5 - 2 और आंसर यहाँ से भी 3 आता है। तो आपको अगर आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं, और विदाउट आइडेंटिटी भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इट्स डायमीटर से d, मतलब इसका डायमीटर आपको d देना है। व्हाट इज़ पाई इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व द कंट्राडिक्शन। मतलब कि आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन को लिखना है कि पाई जो है अपने आप में एक इरेशनल फॉर्मेट को यहाँ पे बनाएगा, उसी को आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो मैंने इस फॉर्मेट को पहले ही लिख लिया है, आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं। जैसे इस कंट्राडिक्शन का आंसर पूछ रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। नो होने का रीज़न क्या हो सकता है, तो रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन वी मेजर अ लेंथ विथ स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि हम किसी लेंथ को अगर हम लोग मेज़र करते हैं किसी अदर इंस्ट्रूमेंट्स या स्केल से या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से अगर हम लोग उसको मेज़र करते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट मतलब कि एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे हमने बोल दिया कि हमारे पास स्केल है और स्केल से हमें 5 सेंटीमीटर को मेज़र करना है, दैट मीन्स कि हमें 5 सेंटीमीटर हमको आराम से मिल गया। हमारे ऊपर वो डिपेंड करता है कि हम कितना मेज़र करना चाहें। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई स्केलिंग फैक्टर है या कोई ऐसा टर्म है जिसके अकॉर्डिंग मैं इसको मेज़र करना चाहता हूँ, तो हम लोग उसको आराम से मेज़र कर सकते हैं, और जो उसका आंसर आएगा वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो हमें यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो एक रैशनल वैल्यू के फॉर्मेट में मिलेगा। आपको इस चीज़ को याद रखना है।
वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, हमें यहाँ से कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से फॉर्मेट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो हमारा जो रीज़न आएगा, फॉर दिस रीज़न वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज़ इरेशनल, देयर फोर सी अपॉन डी इज़ इरेशनल, देयर हेंस पाई इज़ इरेशनल। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो पाई होगा वो एक इरेशनल हो जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको बस ओनली कॉन्ट्रडिक्शन को लिखना था, जो कि हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया है। एक बार फिर से समझ लेंगे, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। व्हेन वी मेजर और लेंथ विथ स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमें किसी भी लेंथ को अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी स्केल से अगर आपको नापना है, मेज़र करना है, वी ओनली ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू, हमें यहाँ से जो मिल के आएगा वो क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू निकल के आएगा। वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, हमें कोई भी यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आएगी। फॉर दिस रीजन, इस रीजन के तहत, वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज़ इरेशनल, सो हेंस पाई इज़ इरेशनल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोलता है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि रूट का 9.3 को हम लोग को मेज़र करना है या शो करना है किस में, नंबर लाइन पे। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है कि रूट में आपका 9.3 है, इसी को आपको क्या करना है, मेज़र करना है। इस 9.3 को आपको मेज़र करना है या शो करना है किस में, नंबर लाइन पे। तो जिस भी यूनिट को आपको नंबर लाइन पे शो करना होगा, तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन खींच लेनी होगी, उसमें इसी लेंथ को आपको क्या करना है, सबसे पहले मेज़र कर लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है उसको मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेज़र कर लिया। दैट मीन्स 9.3 सेंटीमीटर को सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, मेज़र कर लिया है। मेज़र करने के बाद आपको सेकेंड काम क्या करना है, जिस पॉइंट पे उसकी लेंथ ख़त्म होती है वहाँ से जस्ट 1 यूनिट को एक्स्ट्रा एक आपको लाइन मेज़र करना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी से लेकर सी तक की जो बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, मेज़र कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो ही चुका था आपका, और उसके साथ ही साथ आप जो है यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अब यहाँ से आपको एक काम कर, जो भी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मिली है, इसको डायमीटर मान के आपको एक आर्क ले लेना है। लाइक दिस, इस टाइप से जो आपका आर्क बनेगा उसी आपको क्या करना है, आर्क को फॉर्मेट को बनाना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। मैं इसको ज़रा क्लीन कर देता हूँ। आप इस फिगर में देख सकते हैं, दिस इज़ ओ एंड दिस इज़ सी। ओ से मैंने सी की तरफ एक आर्क को इस टाइप से क्या किया है, मैंने खींच दिया है, ठीक है। और उसके बाद बी पॉइंट से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लेके जाना है ऊपर की तरफ, जो कि जहाँ पे आपको कट होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको ये जो बी पॉइंट था वहीं से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लेके जाना है, जो कि उस आर्क को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आपको कट करेगा। जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, देखो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये कट करेगा, ओके। उसके बाद आपको अपने प्रोट्रैक्टर की मदद से यहाँ से यहाँ की तरफ आर्क खींच लेनी है, ठीक है। तो आर्क जो है ऊपर से नीचे की तरफ आप कर लेंगे, एक लाइक अ क्वाड्रेंट टाइप से। दैट मीन्स कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ से आपका ये तो है ये, और ये ऊपर की तरफ गया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट टाइप से आपको एक आर्क नीचे की तरफ खींच लेनी है, और इसको सेंटर मान के, जैसे इस फॉर्मेट के लिए हमारा जो होगा ये पॉइंट बी जो होगा वो अपने आप में सेंटर का काम कर जाएगा। और यहाँ से मैंने रखा यहाँ पे प्रोट्रैक्टर के पॉइंट को, यहाँ से रखने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया, मेज़र कर लिया नीचे की तरफ, और उसको हमने क्या किया, इस आर्क को फाइंड कर लिया। जिस पॉइंट पे आपका ऊपर से नीचे की तरफ आर्क जाएगी, वही पॉइंट वहाँ से लेके, और ये जो बी पॉइंट है जहाँ से आपने परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ड्रॉ किया था, वहाँ से वहाँ तक की लेंथ जो होगी वही अपने आप में एक आंसर होगा, जो कि आपका क्वेश्चन में था। क्वेश्चन था आपका रूट का 9.3, इसी को शो करना था, तो आपने यहाँ पे क्या किया, शो कर दिया बी से लेके एफ तक के बीच में, ओके। और जो भी चीज़ें हमने की है उसी सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे क्या किया, लाइन वाइज लिख लिया है। तो आइए हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट वी मार्क लाइन सेगमेंट ओ बी 9.3। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या काम किया है, तो सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है 9.3 सेंटीमीटर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ से लेके, दिस इज़ ओ एंड दिस इज़ बी, इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। देन टेक बी सी ऑफ 1 यूनिट, और उसके बाद बी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस को आपने क्या लिया, 1 यूनिट को ले लिया है। और उसके बाद हमें क्या काम करना है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। आपको ये ओ से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस मिली यहाँ से यहाँ तक की, इसका मिड पॉइंट आपको निकालना है। मिड पॉइंट रहेगा तभी तो हम लोग किसी भी आर्क फॉर्मेट को बना पाएंगे। तो मिड पॉइंट आपने सबसे पहले फाइंड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी बड़ी लेंथ है उसका जस्ट हाफ कर लेंगे तो उसका मिड पॉइंट निकल जाएगा। और मिड पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, आर्क फॉर्मेट से हमें एक सेमी सर्कल आपको बना देना है, ओके। तो आपने एक यहाँ पे सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लिया है, बना दिया है यहाँ पे। देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन ओ सी थ्रू पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी से आपको एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लेके जाना है। देखो आप ऊपर परपेंडिकुलर जो है ऊपर की तरफ लेके गए हैं, और वो किसी एक पॉइंट, मतलब उस आर्क को किसी एक पॉइंट पे कट करता है, जिस पॉइंट का नाम है ई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके।
उसके बाद बी को सेंटर लेना है, टेकिंग बी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन ऑन एफ। ठीक है, तो आपको ये देख सकते हैं, ये नंबर लाइन आपकी ये थी यहाँ से यहाँ तक, और इसको हमें क्या करना है, सेंटर लेके आपको यहाँ से यहाँ तक आर्क खींच देनी है। ठीक है, जिस जगह पे आपको गिरेगा वो वहीं पे जो ये डिस्टेंस होगी वही आपकी डिस्टेंस होगी। एक्चुअल जो क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा वही उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे सबके लिए आपको यही फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। और हमें हमेशा याद रखना है, कभी भी हम लाइफ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, अगर रूट की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नीचे आ जाएगी, नीचे टाइम पे आ जाएगी, तो उसे उस क्वेश्चन को हमेशा हमें रैशनलाइज करना होता है। ओके, आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपको बोलता है 1/√7 रैशनलाइज करने के लिए जो रूट की, ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी रूट की वैल्यू नीचे है उसी रूट की वैल्यू से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, मैंने उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कर दिया। तो ऊपर करेंगे √7 बन जाए √7, और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √7 को 7 में मल्टीप्लाई किया तो रूट के अंदर 49 हो जाएगा, और 49 बाहर निकल के क्या होगा 7। तो √7/7 इज़ द फाइनल आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है 1 में √7 माइनस √6। अगर इसको सॉल्व करना हो तो इसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा। अगर हमारे पास कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर दो टर्म दिए हों डिनोमिनेटर में और दोनों के बीच में प्लस या माइनस सिंबल दिया होगा, तो जस्ट अपोजिट सिंबल से हमें मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर। अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हमें सेम कैटेगरी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन पॉजिटिव सिंबल के साथ। अगर यहीं पे अगर माइनस की जगह अगर प्लस दिया होता क्वेश्चन में, तो हम लोग ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए होते। तो आइए हम लोग कर लेते हैं √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। हमने ऊपर का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं √7 प्लस √6 अपॉन में हम लोग ये देख सकते हैं दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, a² माइनस b², दैट मीन्स √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 अपॉन में √7 का स्क्वायर होता है 7 और √6 का स्क्वायर होता है 6। तो 7 माइनस 6 दिस इज़ 1। तो हमारा जो यहाँ से आंसर आ सकता है √7 प्लस √6 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/√5 प्लस √2। इस क्वेश्चन में देखो दो टर्म दिखता है हमारा डिनोमिनेटर में, और दोनों के बीच में जो है पॉजिटिव सिंबल है। तो पॉजिटिव सिंबल है तो जस्ट इसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन नेगेटिव फॉर्मेट में। √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2। ओके, तो ये हम लोग देख सकते हैं √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो √5 माइनस √2 हो गया, और नीचे भी हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b², दैट मीन्स √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस √2 का स्क्वायर होता है 2। ठीक है, तो ऊपर हमें मिल जाएगा √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, ये आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है 1/√7 माइनस √2। सेम है, वैसे हम लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन मिला हुआ है, दो टर्म दिख रहे हैं हमको, दोनों के बीच में माइनस सिंबल है, तो इन दोनों टर्म को तो हम जरूर लिखेंगे, लेकिन बीच में पॉजिटिव सिंबल को लगाते हुए। तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। तो ऊपर का मैंने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर का, तो हमारा आंसर हो जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे भी वही केस हमारा आएगा a² माइनस b² वाला, दिस इज a माइनस बी एन प्लस बी। तो हम लोग बोल सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर हमें मिला √7 प्लस 2, और नीचे क्या मिलता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दैट मीन्स 7 माइनस 4। तो आंसर कितना हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 दिस इज 3। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। ओके, इस क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 1.5 कम्प्लीटली खत्म होता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।